सुप्रभात, नमस्कार। सभी छात्राओं को बगरू महिला महाविद्यालय में ऑनलाइन कक्षाओं की कड़ी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम इसमें बीए और बीए बीएड तृतीय वर्ष के विषय इतिहास के रूप में आधुनिक भारत का इतिहास, उसका प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम और प्रकरण जो आज का है वह है ब्रिटिश प्रशासनिक सुधार। ब्रिटिश प्रशासनिक सुधार को हम देखेंगे समय के अनुसार 1772 से लेकर 1856 तक का, लेकिन हम इसे अगर उस रूप में पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं प्रस्तावना के रूप में कि किस प्रकार अंग्रेजों ने भारत में कंपनी शासन के दौरान सुधार करने का जो कार्य किया वो किन गवर्नरों के अधीन रहते हुए किया या करवाया, तो उसमें बात करते हैं। तो 14 गवर्नरों का कालक्रम आता है। उन 14 गवर्नरों ने अपने कालक्रम में भारत में प्रशासन में सुधार के लिए बहुत से कार्य किए, जिनको हम विधि के अनुसार एक एक करके बारी बारी से सबका अध्ययन करेंगे। शुरुआत हम करते हैं प्रस्तावना से कि किस प्रकार ब्रिटिश कंपनी ने भारत में प्रशासनिक सुधार का कार्य किया और ये कब से किया। जहाँ से बंगाल पर उन्होंने अधिकार किया, बंगाल को अपने नेतृत्व में लेने के बाद, यानी बंगाल पर अधिकार करने के बाद उन्होंने अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको पता है अंग्रेज़ों ने अपनी कंपनी को, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस कंपनी के माध्यम से अलग अलग जगह पर अपना प्रभाव स्थापित किया, जिसमें उसको सरकार की संज्ञा दी गई कंपनी की छोटी एजेंसियों को, जिसमें जैसे मद्रास सरकार दक्षिण में, बम्बई सरकार मध्य में और बंगाल सरकार, या इसको कह सकते हैं बंगाल की सरकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। इस प्रकार 3 भागों में बांटते हुए उन्होंने अपनी नज़र रखी और इन राज्यों में अपना प्रभाव बढ़ाते हुए इन गवर्नरों के माध्यम से यहाँ पर सुधारात्मक कार्य करवाए। सर्वप्रथम बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई, कंपनी के साम्राज्य में वृद्धि होती गई। 1856 तक आते आते ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम बिंदु पर पहुँच गया। देखिए 100 वर्षों के कालक्रम में, क्योंकि 1757 याद रहे आपको, 1757 जो था उसमें प्लासी का युद्ध हुआ था, हम पढ़ चुके हैं। उस प्लासी के युद्ध के 7 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। इन दोनों युद्धों ने ये निर्णय कर दिया, इन दोनों युद्धों ने निर्णय कर दिया कि अब भारतीय शासक जो थे वो किसकी कठपुतली बन गए हैं, अंग्रेजों की। क्योंकि प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब की हार हुई, सिराजुद्दौला की, अंग्रेज इसमें विजित रहे, किंतु उसके बाद जब 7 वर्ष बाद बक्सर का युद्ध हुआ, उस बक्सर के युद्ध में भी पुनः वापस से अंग्रेजों ने अपना अधिकार बढ़ाते हुए यहाँ के मुख्य अधिकार जो थे, जिन्हें हम कहते हैं भू राजस्व व्यवस्था का सुधार, क्या कहते हैं जिसे, भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, इस भू राजस्व व्यवस्था की जिम्मेदारी भी क्या कर ली, अपने हाथ में कर लिया था। 1765 से लेकर हम कह सकते हैं 64 में युद्ध के बाद में और 72 तक, 1772 तक इन्होंने जो कार्य किया वो अपने आप में बंगाल को लूटने और वहाँ से धन संपदा को इकट्ठा करने का कार्य किया। क्योंकि जब भू राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों के हाथ में आ गई, उस समय वहाँ का गवर्नर जो था सर्वप्रथम यही था, जिसे हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश कंपनी की जड़ें मजबूत करने में या भारत में उसे स्थापित करने में सर्वप्रथम नींव के पत्थर के रूप में जिसने काम किया वो कौन था, लॉर्ड क्लाइव। इसलिए लॉर्ड क्लाइव को हम पढ़ भी चुके हैं। लॉर्ड क्लाइव 1756 से लेकर 1772 तक था, जो इस कंपनी के गवर्नरों के क्रम में पहला नाम है। इसने अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसके कार्य देखने को मिलते हैं तो उसमें बंगाल पर अधिकार जो रहा लॉर्ड क्लाइव की ही देन है। बंगाल में भू राजस्व व्यवस्था पर अधिकार करना ये भी लॉर्ड क्लाइव का ही कार्य माना गया है, क्योंकि उसे जब गवर्नर बनाया गया तो उस गवर्नर के दौरान उसने यहाँ पर दोहरे शासन की व्यवस्था भी चलाई थी बंगाल में, वो इसी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो ये पहला गवर्नर हो गया। दूसरे गवर्नर की बात करें, वारन हेस्टिंग, जो 1772 से लेकर 1785 तक है। ये वारन हेस्टिंग अपने आप में महत्वपूर्ण गवर्नर था। इसने अपनी योग्यता और लगन के आधार पर धीरे धीरे बंगाल के साथ साथ और भी अन्य क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाया और ब्रिटिश कंपनी को मजबूत किया, और उसी के लिए भारतीयों में सुधार करने के लिए उसने 2 महत्वपूर्ण कार्य किए जो उसके शासनकाल के माने जाते हैं। पहला रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 का महत्वपूर्ण माना जाता है, जो वारन हेस्टिंग के काल का है। रेगुलेटिंग एक्ट याद रहे आपको कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वारन हेस्टिंग के समय 1773 में पारित किया गया था। हालांकि इसमें बहुत सी घटनाएं घटी और बाद में उसमें दोष और कमियां भी पाई गई,
और इसका विरोध भी हुआ, जो कि वारेन हेस्टिंग के समय की महत्वपूर्ण सुधारात्मक घटना मानी जाती है। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य रहा इसमें पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये एक्ट जो था ये भी इसी समय का था, 1784 के समय का था, जो कि वारेन हेस्टिंग के समय का ही माना जाता है। तो ये दो महत्वपूर्ण सुधार जो किए गए थे वारेन हेस्टिंग के समय किए गए थे। इन घटनाओं के आधार पर उसने पूरी सत्ता को ब्रिटिश कंपनी के अधीन करने का कार्य किया। इसलिए इस एक्ट का महत्व भी है राजनीतिक रूप से और व्यापारिक रूप से, कि उसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको व्यापारिक कंपनी के साथ साथ अब राजनीतिक कंपनी के रूप में उभार दिया और उसे मजबूती से भारत में खड़ा कर दिया। तो दो सुधार अधिनियम जो लागू किए गए थे वो वारेन हेस्टिंग के समय थे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में पारित किया गया। तो ये दोनों सुधार अधिनियम इसी गवर्नर के समय में महत्वपूर्ण रूप से किए गए। तो दूसरा गवर्नर ये हो गया महत्वपूर्ण। आपको याद रखना है इन गवर्नरों के काल में जो घटनाक्रम घटा उसमें महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हुए। जैसे मैंने क्लाइव का बताया, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध इसी के घटनाक्रम का काल है। दूसरा मैंने वारेन हेस्टिंग बताया जिसमें दो घटनाएं बताई, जिसमें पहला कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये दोनों घटनाएं इसी काल में घटित हुई, जो कि सुधार के नाम पर भारत में भारतीयों को बहलाया गया या फुसलाया गया, नाम मात्र का दिखावा किया गया, जबकि खुद की जेब भरने और अपनी कंपनी को मजबूत करने के लिए इन गवर्नरों ने कंपनी के नेतृत्व में अधीन रहकर कार्य किया। तीसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये भी महत्वपूर्ण गवर्नर था, हालांकि इसको उधार गवर्नर भी कहते हैं। इसने भी महत्वपूर्ण कार्य किए जो 1786 से लेकर 1793 तक रहा। 1793 तक रहा। इसके काल में इसने कृषि के क्षेत्र में अनेक सुधार किए, साथ ही इसने प्रशासनिक सुधार भी किए, व्यापारिक सुधार भी किए, न्यायिक सुधार भी किए, और इसने अपने आप में एक कोड जारी किया जिसको कॉर्नवालिस कोड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कॉर्नवालिस कोड। कई बार पूछ लेते हैं कि कॉर्नवालिस कोड किसने जारी किया? कॉर्नवालिस कोड किसने जारी किया? कॉर्नवालिस ने ही जारी किया था। कॉर्नवालिस कोड है ये। इस कोड के माध्यम से उसने जो प्रशासनिक, न्यायिक और राजस्व सुधार किए उन सबको एक नियमों के रूप में संहिता में तैयार किया, क्रमबद्ध के रूप में तैयार किया, और प्रत्येक विभाग की कार्यप्रणाली को नियमावली के आधार पर संग्रहित करते हुए संपूर्ण क्षेत्र पर अपनी पकड़ बढ़ाते हुए उसने सभी क्षेत्रों में सुधार किए। अर्थात उसमें भू राजस्व भी आ गया, ठीक है। इसने भू राजस्व में भी सुधार किए, प्रशासनिक सुधार भी किए, न्यायिक सुधार भी किए। प्रशासनिक सुधार और न्यायिक सुधार, न्यायिक कार्य भी इसमें किए, जो सारों को मिलाकर एक कोड बना दिया जिसको कॉर्नवालिस कोड के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसने जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी बनाने के लिए जो कार्य किया वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। जिसे स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं वो लॉर्ड कॉर्नवालिस की ही देन है कि इन्होंने इस कार्य को अपने समय में महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाया। स्थायी बंदोबस्त जो था वो अपने आप में अच्छा भी था तो बुरा भी था, उसके गुण और दोष भी है। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने शासनकाल में किसानों को भूमि का स्वामी मानते हुए उन्हें भू स्वामित्व का अधिकार देते हुए अपना कृषि कार्य करने पर बल दिया। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का महत्वपूर्ण सुधार है, जिसको स्थायी बंदोबस्त के रूप में भी याद रख सकते हैं, जो भू राजस्व का महत्वपूर्ण सुधार माना गया है। उसके साथ ही नेक्स्ट अगला जो है कॉर्नवालिस के बाद जिसको अगला काल हम कह सकते हैं प्रशासनिक स्थिरता का काल, क्योंकि 93 से लेकर 13 तक का काल, 93 से लेकर यहाँ तक का काल, ये मान लो इन चार गवर्नरों का काल, ये चारों गवर्नर जो थे वो अपने आप में किस रूप में थे? स्थिरता का काल माना जाता है इसको। इसमें किसी प्रकार का कोई विशेष ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। ये 3 गवर्नर शुरू के थे, इनके काल में वास्तविक सुधार भी हुए और जिनसे भारत पर प्रभाव भी दिखाई दिया, किंतु अगले जो गवर्नर थे इन गवर्नरों के काल में कोई विशेष प्रभाव दिखाई नहीं देता। इसीलिए इस काल को हम कहते हैं कहाँ से? 1793 से लेकर 1813 तक का काल जो था वो स्थिरता का काल था। स्थिरता का काल कई बार पूछ लेते हैं कि ये काल कौन सा था, क्योंकि ये प्रारंभिक काल था जिसमें एक के बाद एक गवर्नर बने 3 और तीनों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और कंपनी को मजबूती प्रदान की, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन यहाँ पर प्रशासनिक स्थिरता का काल इसलिए माना गया क्योंकि यहाँ पर प्रशासन में किसी प्रकार का सुधार कार्य नहीं किया गया, यानी प्रशासन में स्थिरता का काल था ये। कौन कौन से गवर्नर के काल में? सर जॉन सॉर जो 1793 से लेकर 1798 तक रहा, इनका समय याद रहे आपको। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से लेकर 1805 तक का, इसका जरूर महत्वपूर्ण एक काम है जिसने
अपने यहाँ पर नीति चलाई थी, लेकिन प्रशासन में कोई विशेष सुधार नहीं किए। लॉर्ड वेलेस्ली था जिसने सहायक संधियों के माध्यम से राज्यों को आपस में बांधने का कार्य किया और उन्हें अपनी मुट्ठी में करने का कार्य किया। फिर सर जॉन बारलो 1805 से लेकर 1807 तक ज़्यादा समय नहीं टिक पाया। लॉर्ड मिंटो 1807 से लेकर 1813 तक। तो ये जो थे ये अपने आप में प्रशासनिक स्थिरता के काल के गवर्नर थे। इन्होंने सुधार तो किए लेकिन कोई ज़्यादा विशेष सुधार नहीं किए, इसलिए इस काल को प्रशासनिक दृष्टि से स्थिरता का काल माना गया है। तो नंबर 2 काल है। आपसे पूछे पहला कौन सा है, तो पहला लॉर्ड क्लाइव से लेकर या वारन हेस्टिंग से लेकर लॉर्ड कॉर्नवालिस का काल जो था वो सुधारों का काल था। और अब तीसरा चरण पढ़ेंगे। उस तीसरे चरण में कौन से आएंगे, उसमें वो गवर्नर आएगा जिसका महत्वपूर्ण कार्य ही सुधारों के लिए रहा, जिसको कह सकते हैं विलियम बेंटिंग। कहाँ से हैं ये, यहाँ से लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, सॉरी 13 तक है। उसके पहले लॉर्ड हेस्टिंग का काल भी इसी में आ जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग का काल भी इसी में था, क्योंकि इसमें भी कोई विशेष ज़्यादा सुधार नहीं हुए, तो हेस्टिंग का काल भी यहाँ तक ही है। तो इसको 23 तक कहेंगे। 13 तक ही नहीं बल्कि 23 तक का जो काल था वो अपने आप में बंधा हुआ काल था, जिसमें 5 गवर्नर जो थे, ये गवर्नर भी उसी में शामिल है, क्योंकि इसके समय भी कोई विशेष ज़्यादा सुधार नहीं हुए। लेकिन यहाँ से महत्वपूर्ण सुधार माने जाते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग से। विलियम बेंटिंग जो था वो अपने आप में महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये गवर्नर तो थे बने, लेकिन इनका विशेष, जैसे लॉर्ड हेस्टिंग था 1813 से लेकर 1823 तक। उसके बाद लॉर्ड एम हस्ट 23 से लेकर 28 तक रहा, लेकिन कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। और अंत में हम जो इसको देखेंगे प्रशासनिक स्थिरता के काल के बाद में, वो काल जो रहा वो व्यापक सुधारों का काल जो माना जाता है, वो था विलियम बेंटिंग का काल। इसलिए इसके काल को क्या नाम दिया गया, व्यापक सुधारों का काल। सुधारों का काल, ये काल जो है अपने आप में ऐसा था जिसमें कई प्रकार के सुधार किए गए थे। क्योंकि आपने देखा होगा सामाजिक सुधार में भी राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा को रोकने के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य किया, उसमें सहयोग किसने दिया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने दिया था। सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित करवाया था। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण सुधार कार्य जो था इसी गवर्नर के समय का था, जो समाज की एक सामाजिक बुराई को दूर करने में इसका योगदान माना जाता है। साथ ही इसने आर्थिकता के क्षेत्र में भी सुधार किए। इसी के साथ उसने प्रशासन में भी कई प्रकार के सुधार किए। समाज में सुधार का बता ही दिया, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन या निषेध जो 1828 का महत्वपूर्ण कार्य है। इसके गवर्नर बनने के दौरान का सती प्रथा पर रोक लगाना, ठगों का उन्मूलन करना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य था। बाल हत्या पर रोक लगाने का कार्य भी इसका सामाजिक कल्याण के रूप में माना गया है। दास प्रथा का अंत करना भी, कई बार पूछ लेते हैं दास प्रथा पर अंत करने के लिए कौन से गवर्नर ने ध्यान दिया, तो आप बताएंगे कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। इन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था किसके रूप में, दास प्रथा को रोकने के लिए। उत्तराधिकार के नियम में परिवर्तन जो हुआ वो भी इसी के काल में हुआ। तो ये भी अपने आप में विलियम बेंटिंग का काल जो माना जाता है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसीलिए इसको इतने सुधार होने के कारण इसको व्यापक सुधारों का काल माना गया है। तो याद रहे, पहला तिरुपति सुधार वाला काल था, दूसरा प्रशासनिक स्थिरता का काल था, जिसमें यहाँ से लेकर 4 से लेकर 9 तक के गवर्नर शामिल है। इन्हें प्रशासनिक स्थिरता का काल कहते हैं। इसमें कोई विशेष ज़्यादा सुधार नहीं हुए। यानी कॉर्नवालिस के बाद में सुधार किसी के काल में हुए हैं तो वह है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसके काल में सुधार हुए हैं। उसके पश्चात फिर शिक्षा में भी सुधार हुआ, न्याय संबंधी सुधार हुआ, प्रेस की स्वतंत्रता का संबंधी सुधार हुआ। ये इसी विलियम बेंटिंग के समय में सुधार थे जो अपने आप में व्यापकता के प्रमाण हैं। प्रेस की स्वतंत्रता भी विलियम बेंटिंग के समय में दी गई थी, जो अपने आप में महत्वपूर्ण थी। न्याय संबंधी सुधार भी इसमें किए गए थे, जो भी इस सुधार के कार्य माने गए हैं। अब है अगला गवर्नर और उसका काल, जिसमें 1836 से लेकर 48 तक का, 1836 से लेकर यानी विलियम बेंटिंग के बाद से 36 से लेकर 48 तक का ये काल है। 3 गवर्नरों का, 3 गवर्नर हो गए। लॉर्ड ऑकलैंड हो गया इसमें, लॉर्ड एलनब्रो हो गया इसमें, और लॉर्ड हॉर्डिंग्स हो गया। इन तीनों के समय में प्रशासन का आधुनिकीकरण किया गया। क्या किया गया, प्रशासन का आधुनिकीकरण। तो याद रहे आप इन 3 के काल को किस नाम जानेगा, प्रशासन का आधुनिक काल, प्रशासन का आधुनिक काल, आधुनिक काल। ये आधुनिकीकरण कह सकते हैं कि प्रशासन का आधुनिकीकरण जो था वो इसी काल में हुआ। प्रशासन का आधुनिकीकरण किसके काल में हुआ, लॉर्ड ऑकलैंड जो कि 1836 से 42 रहे, लॉर्ड एलनब्रो 1842 से 44 रहे, और उसके बाद लॉर्ड हॉस्टिंग जो कि 44 से 48 तक रहे। इन तीनों गवर्नरों के काल में विशेष रूप से क्या रहा, प्रशासन को आधुनिकता की श्रेणी में लिया गया था। प्रशासन में आधुनिकीकरण के रूप में सुधार किए गए। और अंतिम और लास्ट गवर्नर भी है
और इस काल के अनुसार क्या माना जाएगा। जो कि 14वां गवर्नर है लॉर्ड डलहौजी, 1848 से लेकर 1856। क्या तो पहला याद रहे विशेष रूप से पहचान के लिए, और या फिर याद रहेगा लास्ट अंतिम लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि इसके समय भी एक महत्वपूर्ण घटना घटेगी। तो पहले के समय भी महत्वपूर्ण घटना घटी थी। क्लाइव ने प्लासी के युद्ध से शुरुआत की थी राजनीति में, तो लॉर्ड डलहौजी ने 1857 की क्रांति से, अर्थात कह सकते हैं क्रांति जो हुई उससे पहले के कार्यों को इसने जन्म दिया, अर्थात क्रांति के कारणों को इसने उदित किया। तो इसलिए महत्वपूर्ण है लॉर्ड डलहौजी, और इसको कहते हैं भारत का आधुनिकरण। क्या कहते हैं इसके समय को? भारत का आधुनिकरण। भारत का आधुनिकरण याद रहे, पूछा जाए कि भारत का आधुनिकरण का काल कौन सा है, तो लॉर्ड डलहौजी का काल है, जो कि भारत के आधुनिकरण का काल माना जाता है ब्रिटिश सत्ता के विस्तार को देखते हुए। क्योंकि ब्रिटिश सत्ता का विस्तार इसके काल में महत्वपूर्ण रूप से हुआ, और वो किस किस रूप में हुआ? क्योंकि लॉर्ड डलहौजी जब 1848 में भारत में गवर्नर बनकर आया, उस समय भारत में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनमें डलहौजी का योगदान विशेष रूप से दो बातों में रहा। पहला, भारत में ब्रिटिश सत्ता को चरम सीमा पर पहुंचाना, ये इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य था लॉर्ड डलहौजी का, कि ब्रिटिश सत्ता को क्या करना, भारत में चरम सत्ता पर पहुंचाना, अर्थात उसका विस्तार करना। और दूसरा उसका था भारत में प्रशासनिक सुधार करना। दूसरा क्या था? प्रशासनिक सुधार करना। तो इसके दो उद्देश्य थे, इसके लॉर्ड डलहौजी के, जिसका टाइमिंग क्या है 1848 से लेकर 1856 तक का समय है, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस समय के दौरान इसने जो कार्य किए उनमें देखिए हम पॉइंटों में चर्चा करते हैं। पहला कार्य उसने प्रशासन में सुधार किया, जो उसका महत्वपूर्ण कार्य रहा। दूसरा, उसने सैनिक सुधार किया, अपनी ब्रिटिश सत्ता को मजबूत करने के जो उसने डलहौजी ने भारत में हड़प नीति को लागू किया। उस हड़प नीति के आधार पर यहाँ पर सैनिकों की भर्ती की और अंग्रेजी सैनिकों को भी यहाँ पर नियुक्त किया। तो ये इसका दूसरा कार्य था सैनिक सुधार के रूप में, जिसमें हड़प नीति को उसने लागू किया। तीसरा, रेल और तार सेवा, जिसको डाक सेवा भी कहते हैं, यहाँ पर ये व्यवस्था उसने आरंभ की। उसी के काल में महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये जो परिवर्तन का था, और इसी के आधार पर भारत को आधुनिकरणता की श्रेणी में जोड़ा जाता है। क्योंकि डलहौजी के काल में ही भारत में रेलें 1853 में चलाई गई। पहली बार रेल बम्बई से थाने के लिए चलाई गई थी, वो इसी के काल में चलाई गई थी। तो रेल, डाक तथा तार व्यवस्था में सुधार हुआ, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण सुधार था, जो डलहौजी के काल में किया गया। इसीलिए कहते हैं कि 1857 की क्रांति में ये सेवाएं अपने आप में वरदान सिद्ध हुई, और क्रांतिकारियों को क्या किया, इन्हीं सेवाओं से बल मिला, और उन्होंने अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना शुरू किया। तो इसलिए 1857 की क्रांति में लॉर्ड डलहौजी का भी योगदान है, भले ही वो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन इसका योगदान माना गया है। चौथा, डाक व्यवस्था में सुधार, ये बता ही दिया मैंने, लॉर्ड डलहौजी के समय थी। पांचवां, सार्वजनिक निर्माण विभाग का संगठन, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के रूप में सुधार जो किए गए वो लॉर्ड डलहौजी के समय में किए गए थे, सार्वजनिक निर्माण के रूप में, जो महत्वपूर्ण है। छठा, व्यापारिक सुधार, डलहौजी ने व्यापार की नीति का समर्थन किया, और उसने कलकत्ता और बम्बई और उसके आसपास के बंदरगाहों, गुजरात, इन बंदरगाहों पर अंग्रेजी व्यापारियों को छूट देते हुए उनको व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की, जो अपने आप में उसकी व्यापारिक सुधार की नीति मानी जाती है, जिसमें भारतीयों के लिए भी सुधार किया, लेकिन वो विशेष नाम मात्र के सुधार रहे। इससे बल्कि भारतीय व्यापार क्या होने लग गया, धीरे धीरे नष्ट होने लग गया, कमज़ोर पड़ने लग गया, और ब्रिटिश व्यापार जो है वो बढ़ने लगा, क्योंकि इन सभी ने ब्रिटिश कंपनी के हित में सुधारात्मक कार्य किए। और उसने एक सुधार और किया जो महत्वपूर्ण है, शिक्षा संबंधी सुधार। शिक्षा संबंधी सुधार भी लॉर्ड डलहौजी के काल में हुए, जो अपने आप में महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि इसके काल में भारत में सुधार जो किए गए वो कई प्रकार के थे, जिसमें भारतीय शिक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार का दायित्व मानते हुए यहाँ पर यूरोपीय विधि के आधार पर यहाँ पर शिक्षा देने का माध्यम रखा गया। हालांकि अंग्रेज शिक्षा को तो इसके समय में आ गया था, लॉर्ड मैकाले ने विलियम बेंटिंग के समय ही अपना आधार रख दिया था, जो कि 1833 में ड्राफ्ट बना था और उसे 35 में लागू किया गया था। उस नीति के आधार पर ही आगे जाकर लॉर्ड डलहौजी के काल में भी शिक्षा को यहाँ पर विधिवत रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया। साथ ही साथ इसने 1853 का चार्टर एक्ट लागू किया। उस चार्टर एक्ट के आधार पर गवर्नर की शक्ति जो है कानून बनाने के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी मानी गई। तो वो भी इसी के समय की महत्वपूर्ण घटना है, जो कि 1853 की है, जिसको 1853 का चार्टर एक्ट कहते हैं, जो लॉर्ड डलहौजी के समय की महत्वपूर्ण घटना या सुधार के रूप में माना जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये 14 गवर्नर जो पढ़े, इन 14 गवर्नरों के अनुसार भारत में सुधार किए। उनमें विशेष 4 या 5 गवर्नर ऐसे हैं जिनका उल्लेख हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्रों में किया जाता है। मैं दोबारा से टिक कर रहा हूँ। सबसे पहला लॉर्ड क्लाइव को बार बार पूछा जाता है, तो लॉर्ड क्लाइव का घटनाक्रम हमें PDF जो भेजा आपको मैंने, उसके माध्यम से उसे याद रखें कि क्लाइव ने क्या कार्य किए और कब से कब तक इसका शासनकाल रहा। कंपनी
के शासनकाल के दौरान यहाँ पर ये गवर्नर जनरल बनकर आया। तो 1756 से 72 तक इसने किस प्रकार कार्य किया। दूसरा वारन हेस्टिंग, जिसके 2 मैंने सुधार बताए, रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट। ये सुधार के नाम पर दिखावा था, झलावा था, भारतीयों में कुछ करने के लिए उनको किया गया था। इसका लाभ और फ़ायदा अंग्रेज़ों को ही मिला। इसीलिए वारन हेस्टिंग कट्टर एक अपने आप में क्या था, अंग्रेजी समर्थक था नीतियों का। इसलिए इसने अंग्रेज़ों के समान अंग्रेजी नीतियों को ज़्यादा महत्व दिया, अंग्रेज़ों को बढ़ावा देने वाली नीतियों को अपनाया। तीसरा कॉर्नवालिस, जो अपने आप में कृषि सुधार के लिए भू राज्य व्यवस्था में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, ये कई बार पूछी गई है। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा उसके काल में लागू की गई थी, जो किसानों को 10 साल के लिए स्थायी लगान देने के लिए तय किया गया था। वो इसी के काल का महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जो 1786 से लेकर 93 तक का था। उसके बाद यहाँ से लेकर और यहाँ तक का 9 तक के जो गवर्नर हैं उनका विशेष ज़्यादा योगदान नहीं है, इसलिए इनको प्रशासनिक स्थिरता का काल माना गया है। सर जॉन शोर, टाइम याद रखें, 1793 से 98। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805। सर जॉन बार्लो 1805 से 1807। लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23 और लॉर्ड एम हस्ट 1823 से 28। यानी इनका काल जो था वो अपने आप में प्रशासनिक स्थिरता का काल माना गया है। कौन सा काल माना गया है, प्रशासनिक स्थिरता का काल। कोई विशेष ज़्यादा उल्लेखनीय योगदान नहीं मिला। उसके बाद 3 के बाद 2 महत्वपूर्ण जो बचे हैं उनमें बचा 4थे नंबर का लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो अपने आप में महत्वपूर्ण था और इसका टाइम वैसे भी माना गया है व्यापक सुधारों का काल। कौन सुधारों का काल था, व्यापक, यानी बहुत से सुधार कार्य किए गए थे इसमें, इसीलिए इस काल को हमने क्या नाम दिया, व्यापक सुधारों का काल। कई बार पूछ लेते हैं व्यापक सुधारों का काल कौन से गवर्नर के काल को कहा जाता है, तो हम बताएंगे विलियम बेंटिंग के काल को व्यापक सुधारों का काल कहा गया है। उसके बाद 5वें नंबर पे नाम आएगा अंतिम गवर्नर का, जो कि 14वां गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी, और इसके काल को भारत का आधुनिकरण का काल माना जाता है। क्या माना जाता है, भारत के आधुनिकरण का काल माना जाता है, क्योंकि इसके काल में महत्वपूर्ण रूप से सुधार किए गए थे। और बीच में जो रह गए ये 11, 12 और 13 नंबर के गवर्नर, इनके समय को प्रशासन में आधुनिकरण का काल तो कहते हैं, लेकिन शुरुआती चरण था ये। इसको चरम सीमा पर जिसने पहुंचाया वो था लॉर्ड डलहौजी। कौन था, लॉर्ड डलहौजी। इसीलिए प्रशासन में आधुनिकरण इनके काल में हुआ, जबकि भारत में पूरा आधुनिकरण जो हुआ वो लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ। तो आधुनिकरण भी 2 प्रकार का है। प्रशासन में आधुनिकरण पूछा जाए तो लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 का समय आएगा। लॉर्ड एलनब्रो 42 से 44 का समय आएगा। तीसरा लॉर्ड हॉस्टिंग 1844 से 1848 का समय आएगा। लेकिन अगर भारत के आधुनिकरण का समय पूछा जाए तो फिर इसमें लॉर्ड डलहौजी का काल जो है 1848 से लेकर 1856 तक का, यानी क्रांति के 1 साल पहले तक का जो समय है, जो भारत में क्रांति थी पहली 1857 की, उस क्रांति की चिंगारी जो है विशेष रूप से इसी काल में देखने को मिलती है, इसी की योजनाओं में दिखाई देती है, जिसके आधार पर भारत क्या हो गया था, आधुनिकरण की ओर बढ़ रहा था। तो इस प्रकार से ये 14 गवर्नर हैं जिनके समय के अनुसार हमने ब्रिटिश प्रशासनिक सुधारों को देखा कि इन्होंने भारत में सुधार करने के लिए कौन कौन से कार्य किए और किस किस रूप में किए। तो आपको याद रहे कि बंगाल पर अधिकार करने के बाद से ही अंग्रेजों ने ब्रिटिश कंपनी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, उसके नेतृत्व में भारत में सुधारात्मक कार्य किए, क्योंकि जैसे ही 18 की क्रांति होगी तत्पश्चात ये कंपनी समाप्त हो जाएगी और पुनः ब्रिटेन की महारानी वहाँ के द्वारा सीधा डायरेक्ट भारत में शासन का संचालन किया जाएगा, जो लगातार 1947 तक चलेगा। यानी 1858 से लेकर 1947 तक का जो शासन था वो ब्रिटिश संसद का शासन माना जाएगा, न कि ब्रिटिश कंपनी का। ब्रिटिश कंपनी का शासन कब से कब तक माना जाएगा, 1757 से लेकर 1857 बोल दो, यानी 100 साल तक का जो काल था वो कंपनी का शासन काल था। और कंपनी के शासनकाल में उसके अधीन गवर्नर जनरलों ने भारत आकर भारत की शासन व्यवस्था को राजनीतिक रूप से संचालित किया, इसलिए इनका महत्वपूर्ण योगदान जो है वो यहाँ पर शासन संचालन के रूप में माना जाता है, जिनमें मुख्यतः इन 5 गवर्नरों का योगदान उल्लेखनीय है। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और लॉर्ड डलहौजी, इन 5 गवर्नरों को आधारभूत और महत्वपूर्ण गवर्नर माने गए हैं जो ब्रिटिश कंपनी शासनकाल के थे। तो आज इतना ही काफ़ी, इसमें आप इसको ढंग से एक PDF के माध्यम से समझ लें, जो कि नोट्सों में पूरा विस्तार से दिया है। धन्यवाद।